प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज के इस ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। और आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आनंद होंगे और निश्चित रूप से हंसते मुस्कुराते रहते हुए आप अपने आगामी परीक्षा की तैयारियों में भी व्यस्त होंगे। तो मेरे ठीक पीछे आप जैसा कि शीर्षक देख रहे हैं, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 9 क्रिया और काल। इस पाठ का आज की कक्षा में हम सबको अध्ययन करना है। और इसके पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने हिंदी निहारिका के अंतर्गत पाठ 10 कलाम की आत्मकथा का अध्ययन किया था। और उसके बाद आवश्यकता थी कि हम लोग हिंदी व्याकरण की तरफ भी चलें। तो आज की कक्षा में और आगे की कुछ कक्षाओं में हम लोग हिंदी व्याकरण का ही अध्ययन करेंगे। विद्यालय में आने वाले सभी विद्यार्थियों से भी अनुरोध है कि कृपया उसी के अनुसार आप अपनी पुस्तकें और कापियां लेकर आएं, यानी अगली कुछ कक्षाओं में हम लोग व्याकरण का ही अध्ययन करेंगे। तो क्रिया और काल एक ऐसा व्याकरणिक अवयव जिससे निश्चित रूप से आप सब पहले से परिचित हैं और इसके विषय में भी आप सब जानते हैं। लेकिन कक्षा 7 में उसी विषय वस्तु को थोड़ा और व्यापक करते हुए, थोड़ा और विस्तृत करते हुए आपको बताने और समझाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले हम लोग क्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में जिसे वर्ब कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द किसी कार्य के होने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जो शब्द किसी कार्य के होने या किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। यानी जिन शब्दों से ये पता चल रहा है कि कोई कार्य हो रहा है या जिन शब्दों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का, उसकी दशा का पता चले, वह क्या कर रहा है उसका पता चले, उसे हम क्रिया कहते हैं। कई बार पुनः, जिन शब्दों के माध्यम से हम यह पता करते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति क्या है या जिन शब्दों के माध्यम से किसी भी कार्य के होने की सूचना हमें मिलती है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का अर्थ क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग के, वचन के और काल के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। तो क्रिया एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। और क्रिया से मतलब क्या होता है? क्रिया से मतलब होता है कर्ता द्वारा किया गया कार्य। जैसे अगर मान लीजिए एक उदाहरण अगर आप यहाँ पर देखें, एक नाम घर जाता है, ठीक है। यहां इस उदाहरण में आप देखिए, राम क्या है? कर्ता है, कार्य को करने वाला है। घर क्या है? कर्म है, क्योंकि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। जाता है क्या होगा? क्रिया है। क्रिया क्यों है? क्योंकि इस कर्ता के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो कर्ता के द्वारा जाने का कार्य किया जा रहा है तो जाता है क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक बात और आपको कही गई है कि क्रिया जो होती है वह विकारी शब्द होते हैं। जैसे ये जाता है शब्द है, तो अगर यहाँ राम पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग के अनुसार यहाँ पे जाता है शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अगर यहाँ राम की जगह अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग किया जाए, जैसे सीता घर जाती है, तो इस उदाहरण में आप देखिए कि यहाँ पुल्लिंग था तो जाता है क्रिया प्रयोग होती है। लेकिन जो ही कर्ता स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है तो क्रिया का स्वरूप भी बदल जाता है। जो अब तक जाता है प्रयोग किया जाता था, अब वो जाती है के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जाता है यानी इस क्रिया में परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है। जैसे यहाँ पे पुल्लिंग था तो जाता है, स्त्रीलिंग है तो जाती है। राम एक वचन में है तो जाता है प्रयोग किया जाएगा। अगर यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग होता, राम, श्याम और उसके मित्र घर जाते हैं का प्रयोग हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे राम घर जाता है यानी ये एक वर्तमान काल में प्रयोग हुआ है वाक्य, तो इसको अगर भूतकाल में जब हम कहेंगे तो राम घर गया, ठीक है, या राम घर जाता था
इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। तो वहां भी हम देखेंगे कि है जाता है की जगह जाता था का परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। तो लिंग के आधार पर क्रिया में परिवर्तन हुआ, वचन के आधार पर क्रिया में परिवर्तन हो जाता है, और ठीक उसी तरह से हम लोग काल के आधार पर भी परिवर्तन देखते हैं। जैसे अगर वर्तमान काल में जाता है तो भविष्य काल में जाएगा हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब आधारों पर इसमें परिवर्तन होता है, और इसीलिए क्रिया जो होती है वो हमेशा विकारी शब्द होता है। क्रिया की क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसी भी वाक्य को हम बिना क्रिया के पूरा नहीं लिख सकते। अगर मान लीजिए इस वाक्य में केवल हम इतना ही लिखें, राम घर, अगर हम केवल इतना ही लिखें राम घर, तो इससे क्या हुआ, अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अर्थ क्या नहीं स्पष्ट होता है कि राम घर जा रहा है कि राम घर नहीं जा रहा है, राम घर जाता है कि राम घर जाएगा। ये कोई किसी भी तरह से क्रिया के न होने के कारण वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। जब हम यहाँ जाता है लिखते हैं तो यहाँ पे यह वाक्य पूरा हो जाता है, और राम के द्वारा घर जाने की हमको सूचना मिल जाती है। यह भी पता चल जाता है कि यह वाक्य एक वचन में है, यह भी पता चल जाता है कि यह वाक्य इसमें है वर्तमान काल में, ठीक है। इसी तरह से कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं और कुछ क्रियाएं एक से अधिक शब्द की होती हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कई बार कहते हैं कि राम घर गया, ठीक है। यहाँ अगर जाता है की जगह अगर आप गया है शब्द का प्रयोग करेंगे, भूतकाल में हो गया, तो गया है ये क्रिया हो गई, एक शब्द की क्रिया हो गई, यानी क्रिया के रूप में यहाँ केवल एक शब्द का प्रयोग किया गया। इसी तरह से कुछ क्रियाएं एक से अधिक शब्दों की भी होती हैं। जैसे राम घर जा रहा है, तो यहाँ पे 3 शब्दों के माध्यम से क्रिया स्पष्ट की गई, ठीक है। तो क्रिया की एक विशेषता क्या होती है कि कुछ क्रियाएं एक शब्द की भी होती हैं और कुछ क्रियाएं एक से अधिक शब्दों की भी होती हैं। फिर इसके अलावा कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्वयं घटित होती हैं, यानी कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं और कुछ क्रियाओं को हम या किसी के माध्यम से किया जाता है। जैसे वर्षा हो रही है, अब वर्षा हम नहीं कराते, वर्षा अपने आप होती है, ठीक है। वर्षा होने की क्रिया जो होती है वह अपने आप होती है, वह एक प्राकृतिक संतुलन और प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत वर्षा अपने आप हो जाती है, हम नहीं वर्षा कराते। लेकिन खेतों में सिंचाई की जाती है, इस वाक्य में सिंचाई हम कई बार पानी चलाकर नल के माध्यम से या फिर हैंडपंप के माध्यम से या पंप के माध्यम से, जिस भी माध्यम से हम उसमें खेतों में जब पानी डालते हैं तो वह क्रिया हमारे द्वारा की जाती है। लेकिन वर्षा जो होती है वह स्वयं होने वाली क्रिया है। तो क्रियाओं में 2 तरह से क्रियाएं होती हैं, एक जो स्वयं घटित होती हैं और एक जिनको किया जाता है। और जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि क्रिया विकारी शब्द है, इसलिए लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के आधार पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे सीता पढ़ रही है, अगर वाक्य ये है कि सीता स्त्रीलिंग है तो वहां रही है प्रयोग होता है, क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। और अगर राम पढ़ रहा है पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो रही है की जगह पे रहा है का प्रयोग हो जाता है। इसी तरह से तो यदि वाक्य में एक और विशेषता यह है कि यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया हो तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार हो जाती है। यदि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, आपने कारक पढ़ा है, कारक में आपने विभक्ति चिन्ह पढ़ा, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान अधिकरण में, पर, अपादान से, संबंध का के की, इस तरह से पढ़ा है। तो कह रहा है कि यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार हो जाती है। जैसे इसी वाक्य में राम घर जाता है, इसमें क्रिया किसके द्वारा की गई है? राम के द्वारा। तो हम चाहे तो राम ने घर जाता है कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी और स्पष्टता या वाक्य बड़ा ना हो इसकी वजह से हमने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं करते और सीधे लिख देते।
तो इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राम घर जा गया या राम घर जाता है में विभक्ति चिन्ह का अगर प्रयोग नहीं हुआ है तो जो क्रिया होगी वह क्रिया इस कर्ता के अनुसार ही होगी। यानी कर्ता अगर एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन में होगी, कर्ता अगर बहुवचन में होगा तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। जैसे जानवर दौड़ते हैं, ठीक है। अब दौड़ते हैं क्रिया के आधार पर आप जानवर शब्द में पूछा जाए कि जानवर शब्द में कौन सा वचन है, एक वचन है कि बहुवचन है, तो जब आप क्रिया को देखेंगे कि जानवर दौड़ते हैं अगर लिखा है क्रिया बहुवचन में है तो जानवर शब्द भी बहुवचन में हो जाएगा। और अगर वाक्य इस तरह से हो कि जानवर दौड़ता है, ठीक है, और पूछा जाए कि इसमें जो कर्ता है वह एक वचन में है कि बहुवचन में है, तो क्रिया हम देखेंगे कि दौड़ता है लिखा है एक वचन में है, तो इसका मतलब जानवर शब्द वहां पे एक वचन में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया है तो क्रिया कर्म के अनुसार बदल जाती है। यानी जहां पे कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ तो वहां पे जो क्रिया होती है ना वो कर्म के अनुसार बदलती है। जैसे मान लो रवि ने पत्र लिखा, ठीक है। यहां पे आप देखिए कि यहां ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहां लिखा शब्द का प्रयोग हम रवि के आधार पर नहीं करेंगे, हम यहाँ पत्र के यानी कर्म के आधार पर क्रिया को निर्धारित करेंगे। यानी रवि ने पत्र लिखा, तो पत्र यहाँ किस वचन में है, एक वचन में, तो हम यहाँ पे क्रिया भी एक वचन में लिखा प्रयोग करेंगे। भले ही यहाँ लिखी एक वचन में, लेकिन हम ध्यान किस पर देंगे, कर्म पर, ठीक है। अगर यह वाक्य इस प्रकार से रहता रवि ने बहुत से पत्र, तो क्या होगा, लिखे हम करेंगे, क्योंकि रवि वहां भी रवि ने बहुत से पत्र लिखे, इस वाक्य में बहुत से पत्र क्या हो गया, बहुवचन में हो गया, ठीक है। तो उस कर्म बहुत से पत्र के आधार पर हम क्रिया को लिखा से बदलकर लिखे में परिवर्तित कर देते हैं, भले ही रवि वहां पे एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो रवि ने पत्र लिखा, इसमें पत्र के आधार पर हम देखते हैं कि पत्र एक वचन में प्रयोग किया गया है, तो वहां पे क्रिया के रूप में लिखा शब्द का प्रयोग करते हैं एक वचन। लेकिन जब हम देखते हैं कि रवि ने बहुत से पत्र लिखे, तो वहां पे बहुत से पत्र अगर बहुवचन में प्रयोग किया गया है तो क्रिया भी बदलकर बहुवचन में लिखा से लिखे हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से क्रियाएं हमेशा वाक्य के अंत में रखी जाती है। हिंदी भाषा में जब हम वाक्य लिखते हैं तो सबसे पहले कर्ता को रखते हैं, फिर कर्म को रखते हैं और अंत में क्रिया को रखते हैं। और किसी वाक्य में एक से अधिक क्रिया भी हो सकती है, यानी एक वाक्य में एक से अधिक कार्य या काम भी हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि सुबह उठकर मैं तैयार हुआ और विद्यालय चला आया, तो इसमें सुबह उठकर एक क्रिया हो गई, तैयार होकर दूसरी क्रिया हो गई, विद्यालय आया तीसरी क्रिया हो गई, ठीक है। और मैं विद्यालय आया, इसमें केवल एक क्रिया है। तो किसी भी वाक्य में एक क्रिया भी हो सकती है, दो क्रिया भी हो सकती है, और कहीं कहीं दो से अधिक क्रियाएं भी हो जाती है। और इसी आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया, तो दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक मतलब माने क्या होता है, हम लोग नहीं का प्रयोग करते हैं, अकर्मक और सकर्मक। माने नहीं, स माने साथ या सहित, तो अकर्मक का मतलब हो गया कर्म के साथ नहीं, यानी जिसमें कर्म न हो उसे अकर्मक कहते हैं। सकर्मक, स माने साथ, तो कर्म के साथ, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया अधन कर्म, यानी जहां पे बिना कर्म के क्रिया होती है, जहां क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी को आपके व्याकरणिक या पुस्तकीय परिभाषा के अनुसार क्या कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाए जाते उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं,
अगर ये है पक्षी उड़ते हैं, इस वाक्य में आप देखिए ये कर्ता हो गया, क्योंकि उड़ने का काम पक्षी के द्वारा किया जा रहा है। उड़ते हैं क्या हो गया, क्रिया हो गया, और ये कर्ता हो गया। ठीक है, इसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये जो उदाहरण है ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक मतलब सधन कर्म, यानी कर्म के साथ। वे क्रियाएं जिनमें कर्म पाए जाते हैं या जिनमें कर्म पाया जाता है अथवा कर्म की अपेक्षा की जाती है, यानी जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है उन्हें हम सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सकर्मक क्रियाएं कहते हैं, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसी उदाहरण में थोड़ा परिवर्तन के साथ देखें, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, इस उदाहरण में देखिए पक्षी उड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये कर्ता हो गया। ठीक है, क्रिया कौन सी हो रही है, उड़ने की। अब जो क्रिया हो रही है यानी उड़ने का जो काम हो रहा है वह काम कहां पे हो रहा है, या उस काम का फल या परिणाम किस पर पड़ रहा है, आकाश में। तो आकाश में क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, क्योंकि कर्म की पहचान क्या होती है, जब कर्ता द्वारा किए गए कार्य का या किए गए क्रिया का परिणाम जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उड़ने की जो क्रिया हो रही है उसका फल किस पर पड़ रहा है, आकाश में। तो ये आकाश शब्द क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और इस वाक्य में अगर कर्म है तो इसका मतलब यह जो वाक्य है वह सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अब सकर्मक क्रिया में चूंकि अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं भी होती हैं, तो उस आधार पे सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एक कर्मक और एक होता है द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। अब एक कर्मक का अर्थ जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि जिस क्रिया के साथ एक कर्म हो, ठीक है, जहां केवल एक कर्म पाया जाता हो उसे एक कर्मक कहेंगे, या जिन क्रियाओं में केवल एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक कहेंगे, और जिन क्रियाओं में दो कर्मक पाए जाते हैं, दो कर्म पाए जाते हैं उन्हें द्विकर्मक कहेंगे। जैसे एक उदाहरण जो आपके पुस्तक में दिया गया है कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें मोहन कर्ता हो गया, पुस्तक आपका कर्म हो जाएगा, क्रिया है पढ़ रहा है, पढ़ने का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, तो पुस्तक शब्द हो गया कर्म। तो इस वाक्य में जो क्रिया हो रही है उसका फल या उसका परिणाम केवल एक व्यक्ति या वस्तु पुस्तक पर पड़ रहा है, तो पुस्तक कर्म हो जाएगा, और चूंकि संख्या में अकेले है तो वो एक कर्मक हो गया। इसी तरह प्रिया सब्जी काट रही है, इसमें काटने की क्रिया हो रही है, काटने की क्रिया का परिणाम किस पर पड़ रहा है, सब्जी पर, तो सब्जी शब्द क्या हो जाएगा, एक कर्मक हो जाएगा, क्योंकि वो संख्या में एक है। द्विकर्मक का उदाहरण देख लीजिए, मदारी बच्चों को खेल दिखा रहा है, मदारी बच्चों को खेल दिखा रहा है। इस उदाहरण में आप देखिए कि मदारी दिखाने का काम कर रहा है, तो इसका मतलब मदारी शब्द कर्ता हो गया, और दिखा रहा है ये क्रिया हो गई। लेकिन दिखाने का जो फल है, प्रभाव है या परिणाम है, वो किस पर पड़ रहा है, खेल पर और बच्चों पर। आप सब मेरे साथ बोल सकते हैं
कि इस उदाहरण में मदारी बच्चों को खेल दिखा रहा है। इस उदाहरण में क्रिया हो गई दिखा रहा है, और उस क्रिया का फल या प्रभाव जो है वह बच्चों और खेल दोनों ही शब्दों पर पड़ रहा है। इसलिए इसमें दो कर्म पाए गए, और दो कर्म होने की वजह से यह द्विकर्मक का उदाहरण होगा। इसी तरह माँ ने सभी को खाना दिया, ठीक है, माँ ने सभी को खाना दिया, देना क्रिया हो गई, माँ कर्ता हो गई क्योंकि वह कार्य करने वाली है। लेकिन उस कार्य का प्रभाव फल परिणाम किस पर पड़ रहा है? सभी पर और खाना पर। तो सभी और खाना दोनों ही शब्द यहाँ पे कर्म कहलाएंगे, और दो कर्म पाए जाने के कारण ये वाक्य जो होगा द्विकर्मक उदाहरण, द्विकर्मक का उदाहरण होगा, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रिया समाप्त हुई, और अगली कक्षा में अब हम लोग पढ़ेंगे काल के बारे में, और इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं वह आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे पीडीएफ में। और जिन प्रश्नों के उत्तर पीडीएफ में आपको दिए गए हैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आप केवल अपने कॉपी में लिखिएगा, और बाकी जो प्रश्न या परिभाषाएं शेष छूट जाएंगी उनको आप निश्चित रूप से पुस्तक से पढ़ के और याद जरूर कर लीजिएगा। अभ्यास प्रश्नों को आप पुस्तक में कर लीजिए। बहुत जल्द आपसे कॉपी और किताब मंगाया जाएगा मूल्यांकन के लिए, चेक करने के लिए। तो उसके लिए आप तैयार रहें और समय के साथ अपनी पढ़ाई और अपना कार्य दोनों ही करते रहें। आशा है कि आप सब स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, पढ़ते लिखते रहेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में इसी पाठ के दूसरे खंड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।